नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, आज हम फिर बात करते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ की बात इसलिए कि ये उत्तराखंड का एक छोटा सा कस्बा ही नहीं है, बल्कि भारत के या दुनिया के 100 करोड़ से अधिक हिंदुस्तानी नहीं 100 करोड़ से अधिक दुनिया के 100 करोड़ से अधिक सनातन धर्मियों की आस्था का प्रतीक भी है। दोस्तों, जोशीमठ से ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। यहीं पर 6 महीने के लिए बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी यहीं पर विराजमान होती है। दोस्तों, ये इस शहर का पौराणिक महत्व है और इसके साथ ही ये शहर पहाड़ों की वादियों में बसा खूबसूरत शहर भी है। तो दोस्तों, आज हम जोशीमठ की बात इसलिए करेंगे कि इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत कुछ आप सुन भी चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि जोशीमठ बहुत ही जल्दी जमींदोज हो जाएगा। कुछ दिन पहले इसरो ने एक सैटेलाइट इमेज जो पब्लिश की है, उसमें दिखा रहा है कि 12 दिन के अंदर यानी दिसंबर के लास्ट वीक से लेकर के 8 जनवरी तक जो है 12 दिन की बात की है उन्होंने, जिसमें ये कहा गया है कि जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर नीचे की ओर खिसक चुका है। क्यों खिसका, कैसे खिसका, ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मीडिया में ये आया भी है, ये सारी बातें आई है। लेकिन दोस्तों, जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं वो ये कि क्या जोशीमठ को बचाया जा सकता था? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है? उत्तराखंड सरकार ने भूस्खलन क्षेत्र घोषित करके इसको आपदा घोषित कर दिया है, प्राकृतिक। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा है? क्या जोशीमठ को बचाया जा सकता था? दोस्तों, अगर इसकी गहराई में जाएं तो 2003 से घटना की शुरुआत होती है, जब जोशीमठ के ठीक सामने बसा एक गांव चाई गांव, जहां पर में एक टनल बनी थी। उस टनल के कारण जो है पूरा चाई गांव के कई सारे घर के लगभग 10 से 12 घर एक साथ जमींदोज हो गए थे, और जिसकी वजह ये माना गया था कि वहां एक कंपनी की टनल बनी है, उस टनल के कारण ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, उसके बाद 2003 में जब जोशीमठ के नीचे से टनल के लिए सर्वे शुरू हुआ था, ये टनल एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की टनल है, जिसको जो तपोवन विष्णुघाट विद्युत परियोजना के लिए 550 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने के लिए परियोजना निर्माणाधीन है। उसके लिए जब टनल बनाई जाने लगी और उसका जब सर्वे हुआ, तभी से इसको बचाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ जोशीमठ संघर्ष समिति का। और इस समिति ने 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और उनसे मांग की कि आप किस तरह से जोशीमठ को बचाओ। उस ज्ञापन में चाई गांव का हवाला दिया गया था कि चाई गांव के निकट से टनल बनाने के कारण उस गांव पे खतरा आ गया है, कई घर जमींदोज हो गए हैं और जोशीमठ में भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के ज्ञापन के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। जोशीमठ के लोगों ने संघर्ष जारी रखा। जोशीमठ संघर्ष समिति बनाई इन्होंने। उसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने जब आंदोलन शुरू किया तो 2010 में जब तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे थे, वो आए तो उनके सामने मांग रखी गई कि सभी घरों का बीमा करवाओ और ये जो टनल बन रही है उसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम बनाओ और ये बताओ जांच करके कि क्या इस टनल से वाकई जोशीमठ को कोई खतरा नहीं होगा। उसके बाद भी दोस्तों, जो उनकी मांग थी बीमा की, वो बीमा की मांग नहीं मानी गई। दोस्तों, बीमा की मांग तो मानी नहीं गई, साथ साथ टनल का निर्माण कार्य जारी रहा। उसके बाद 2021 में वहां आपदा आई। आपको याद होगा कि ऋषि गंगा नदी में ग्लेशियर टूटकर गिरा और उस ग्लेशियर के कारण ऋषि गंगा नदी में बाढ़ आई और बाढ़ का पानी टनल में घुस गया, जिस कारण वहां काम कर रहे लगभग 100 मजदूर उसकी चपेट में आ गए। 67 लोगों की जान गई, जिसकी बॉडी अभी तक रिकवर हुई है। कितने लोग मरे इसका एग्जैक्ट कहना, फिगर देना मुश्किल है क्योंकि मजदूर कितने थे ये विभाग को भी नहीं पता। और ये वही टनल है जो जोशीमठ के नीचे से जा रही है, बगल से जा रही है, और जिसको लेकर के ग्रामीण वहां के जोशीमठ के बासिंदे उसको लेकर के आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद भी दोस्तों, टनल का निर्माण पर प्रतिबंध नहीं लगा। टनल का निर्माण कार्य चलता रहा दोस्तों। और आज
आज की हालत यह है कि जोशीमठ में 4000 से अधिक रिहायशी और वाणिज्यिक घर है, कमर्शियल जो संरचना है, जो मकान है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सभी मकान क्षतिग्रस्त होने जा रहे हैं, हो चुके हैं। सभी मकानों में दरारें आ चुकी है। अब सरकार के पास यहाँ के 20,000 25,000 से अधिक की आबादी को कहीं और बसाने का संकट आ गया है। अगर इस पूरी आबादी को कहीं और बसाया जाता है तो आप समझ लीजिए कि सरकार पर कितना बोझा पड़ेगा, सरकार को कितना रेवेन्यू लॉस होगा, और ये अरबों में जाएगा। क्योंकि वहाँ के लोगों की डिमांड है कि अगर हम घर खाली करेंगे तो घर के बदले घर तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ खेती की जमीन, घर की जमीन जो है उन्होंने घर बना रखा है, इन सारी जमीनों का मुआवजा देना पड़ेगा। और ये मुआवजा स्थानीय लोग बद्रीनाथ की तर्ज पर मांग रहे हैं, यानी एक नाली जमीन के लिए 38 लाख और उसका बाजार उसका डबल यानी 76 लाख। एक नाली जमीन अगर किसी के पास है तो सरकार से मांग है कि 76 लाख इसके लिए दो। अब सरकार की स्थिति ये है कि अगर वहां की 25,000 से ऊपर की आबादी को इतनी बड़ी रकम कैसे दी जा सकती है। दोस्तों, फिलहाल वहां के 4 वार्ड खतरे में है, जिसको तुरंत रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। और इस 4 वार्ड में अभी तक सरकार ने 750 मकान चिन्हित किए हैं, जिसको वहां से 760 मकान चिन्हित किए हैं, जिसको तत्काल रिहेबिलिटेट की जरूरत है। 129 मकान को वहां से मकान में रहने वाले लोगों को शिफ्ट भी किया जा चुका है। अब आप समझिए कि सरकार पे कितना रेवेन्यू बर्डन पड़ने वाला है। और अगर सरकार ने जोशीमठ के वासिंदों की संघर्ष समिति, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की लोगों की बात मान ली होती तो क्या ये नौबत आती? दोस्तों, ऐसी नौबत नहीं आती। जोशीमठ का ट्रीटमेंट होता, टनल का निर्माण रोक दिया जाता तो शायद ये सब नहीं होता। अब इधर सरकार का पक्ष समझिए। सरकार अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि एनटीपीसी के निर्माणाधीन टनल के कारण जोशीमठ पे ये संकट आया है। दोस्तों, जोशीमठ पे ये जो संकट है, एक तरफ ग्रामीणों का, स्थानीय लोगों का विचार है कि टनल में जो पानी घुसा, और पानी चूंकि वो टनल बंद थी इसलिए उसका पानी जो है बाहर नहीं निकल पाया और धीरे धीरे जोशीमठ को जो है अंदर अंदर खोखला करता रहा, रिसता रहा वो पानी। दूसरा ये है कि जोशीमठ के ऊपर जितने भी घाट और गदेरे हैं उन गदेरों का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि घर बन गए और उन घरों का पानी जब नीचे रिसा तो अब वो जोशीमठ को खोखला कर रहा है। तीसरा, जोशीमठ संघर्ष समिति का ये कहना है कि टनल के साथ जोशीमठ के बगल से जो बाईपास गुजर रहा है, चार धाम मार्ग के तहत, उस बाईपास के निर्माण के लिए जो वहां पर विस्फोट किए गए, उस विस्फोट के कारण पूरा पहाड़ दरक गया और जोशीमठ के सभी मकानों में दरारें आ गई। ये सारी बातें हैं, लेकिन अभी सरकार के स्तर पे इनमें से किसी बात को नहीं मानी गई है। इसके बावजूद कि 1976 में जब जोशीमठ में आपदा बाढ़ आई थी, उस समय तत्कालीन कमिश्नर MC मिश्रा ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में सभी विभागों के विशेषज्ञ थे। रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि जोशीमठ में बेयरिंग कैपेसिटी कम है, ये एक लूज मिट्टी पर बसा हुआ है। वो लूज मिट्टी इस तरह से है कि पहले कोई पहाड़ से मलबा गिरा होगा, उस मलबे से जो वहाँ के गदरे, मतलब जो घाटी थी, उस घाटी में वो मिट्टी जमी और उसी मिट्टी पर लोग बसे हुए हैं। तो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, यानी मिट्टी लूज है, ज्यादा दबाव ये मिट्टी नहीं झेल सकती। इसलिए 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में ये साफ था कि इस शहर को बचाने के लिए जरूरी है कि यहाँ कम से कम मानव आबादी रखी जाए, जमीन पे कम बोझ डाला जाए। दोस्तों, उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है सरकार ने। सरकार अब कह रही है कि जोशीमठ का नए सिरे से हम अध्ययन करवा रहे हैं। इस अध्ययन में वाडिया हिमालयन इंस्टीट्यूट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके IIT रुड़की, इसरो जैसे संस्थान लगे हुए हैं और सभी विभागों को अलग अलग जांच के लिए दिया गया है। कोई पानी के स्रोतों की जांच कर रहा है, तो कोई मिट्टी की जो डेंसिटी है उसकी जांच कर रहा है, कोई वहाँ पहाड़ों का जो स्थिति है उसकी जांच कर रहा है। तो इन सरकार का कहना है कि जब ये सारी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तब हम अंतिम निष्कर्ष के लिए एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी तय करेगी कि वाकई जोशीमठ का जो मौजूदा जो उसकी हालत है उसकी वजह क्या है। दोस्तों,
अब ये कमेटी की जांच कमेटियों की रिपोर्ट कब आएगा पता नहीं, लेकिन तब तक आप ये समझिए कि जोशीमठ, जैसा कि इसरो ने पिछले दिनों ये सैटेलाइट इमेज जारी करके कहा है कि 5.4 सेंटीमीटर की दर से खिसक रहा है, तो दैट मीन्स की स्थिति बहुत नाजुक है, वहां के लोगों पे संकट है और सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। फौरी तौर पर 45 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं लोगों को बसाने के लिए, लेकिन पुनर्वास में 45 करोड़ समझिए नहीं, 450 करोड़ से ज़्यादा खर्चा होगा ऐसा माना जा रहा है। 1000 करोड़ तक ये खर्चा जा सकता है। सरकार इसके लिए भी आकलन कर रही है, एसेसमेंट कमेटी बनाई गई है खर्चे को का हिसाब रखने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि भगवान बद्री विशाल से जुड़ा हुआ ये कस्बा सुरक्षित रहे, यहाँ के लोग सुरक्षित रहें, यहाँ का जो इकोलॉजी, यहाँ की जो इकोलॉजी है, पर्यावरण है, वो सुरक्षित रहे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को ही विराम देता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। जोशीमठ पर फिर बहुत जल्द मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसको पूरी तरह से आप समझें, इसलिए मैंने कुछ न्यूज पेपर्स के, न्यूज बुलेटिन्स के, न्यूज पोर्टल से हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।